हम लोगों ने जितने डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेशंस करने थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के उतने कर लिए थे। अब एक दो छोटी मोटी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, बट वहां पे रिएक्टेंट हमने एक ही लिया था। अगर हम लोग दो अलग अलग रिएक्टेंट लें, ए और बी, और दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वन, ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर वन और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर वन, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर टू हो जाएगा। ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या चीजें एप्लीकेबल होंगी ये हम लोग को देखना है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है और ना ही इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, बट फिर भी इसको हम लोग को देखना है, हम लोग के सिलेबस में है ही। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करें, अगर मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे ए और बी का जो कंसंट्रेशन इनिशियली लिया गया वो सेम ले लिया गया, जितना ए का इनिशियल कंसंट्रेशन उतना ही बी का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट ले लिया गया। अगर तो किसी टाइम टी पे अगर ए का एक्स रिएक्ट कर रहा है तो बी का भी एक्स रिएक्ट करेगा, तो दोनों का जो बचेगा वो सेम होगा, ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स। मतलब किसी भी टाइम पे ए और बी का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। तो रेट को अगर हम लोग लिखें डी एक्स बाई डी टी, अगर याद हो तो स्टार्टिंग में जब बताए थे कि ये जो रेट लॉ होता है ये डिफरेंशियल रेट लॉ होता है, उस टाइम हम लोगों ने डिराइव किया था ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू सी ए इंटू सी बी, ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। किसी भी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स है और बी का कंसंट्रेशन भी ए नॉट माइनस एक्स है, तो ये ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो गया के इंटू ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। एक तरह से ये डी सी ए बाई डी टी माइनस डी सी ए बाई डी टी रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ए के टर्म्स में लिखना चाहें तो लिख ही सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ये ए का ही कंसंट्रेशन है ना, ए का है या बी का है, दोनों का है, दोनों का सेम है, तो इसको हम लोग चाहें तो क्या ले सकते हैं, ए के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू माइनस डी सी ए बाई डी टी के बराबर होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ए के डिसअपियरेंस के रेट के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं और इसको देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तो सेकेंड ऑर्डर में जो हम लोग ने लिखा था सेम वही चीज है, वहां पे भी हम लोग ने यही चीज लिखी थी। मतलब जो सेकेंड ऑर्डर में इक्वेशन हम लोग निकाले थे k इज इक्वल टू 1/t 1/ct माइनस 1/c0, सेम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, अगर a और b का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम लिया गया तो। बट अगर ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट ले लिया जाता है तब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन बी नॉट। अगर दोनों सेम लिया गया तब तो कुछ नया चीज हमें नहीं मिला, तब तो वही सेम पुरानी चीज हमें मिल गई, सेम पुरानी चीज एप्लीकेबल होगी। अगर दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट लिया जा रहा है तब क्या होगा, तो t इक्वल टू 0 पे ए नॉट और बी नॉट है, टाइम t पे अगर a का x रिएक्ट कर रहा है तो b का भी x ही रिएक्ट करेगा, बचेगा कितना ये सब, तो ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू सी ए इंटू सी बी होगा, और a का कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स है और b का कंसंट्रेशन बी नॉट माइनस एक्स है। तो वेरिएबल यहाँ x है, तो इसको लेफ्ट साइड ले जाके इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इस ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स को लेफ्ट साइड ले गए और डी टी को राइट साइड ले आए, की डी टी हो गया। और अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट इसको करना अगर है तो इसको हम लोग फिर कन्वर्ट करते हैं, इसको डायरेक्टली इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 1/a0 माइनस एक्स माइनस 1/b0 माइनस एक्स। अब अगर यहाँ देखेंगे आप, तो अगर एलसीएम अगर ले लें ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स का, तो ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, बट न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो न्यूमरेटर में ये बी नॉट माइनस एक्स यहाँ आएगा और माइनस में आएगा ए नॉट माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस ए नॉट प्लस एक्स। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या रहेगा न्यूमरेटर में, तो b नॉट माइनस ए नॉट। मतलब न्यूमरेटर में एक एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट हो जाएगा b नॉट माइनस ए नॉट, तो उस b नॉट माइनस ए नॉट से डिवाइड अगर कर दें तो ये वाला पूरा टर्म इसके बराबर हो जाएगा 1/a0 माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स, जहां पे b नॉट माइनस ए नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते हैं। अब मतलब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू के डी टी। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो ln हो जाएगा,
1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ln ऑफ ए नॉट माइनस एक्स, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। और इसी तरह बी नॉट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ln ऑफ बी नॉट माइनस एक्स, और माइनस बाहर आ जाएगा। और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलके प्लस ln ऑफ बी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। और चूंकि हम लोग इनडेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ लिमिट नहीं लगा रहे हैं, तो साथ में कांस्टेंट भी आ जाएगा सी। इसको log a माइनस log b को log a बाई बी लिख देते हैं, ln ऑफ बी नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट c की अब वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या वैल्यू है ये पता करना है। और इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमें ये चीज तो पता है कि अगर t इक्वल टू 0 होगा तो रिएक्शन हुआ ही नहीं होगा, और रिएक्शन हुआ नहीं है इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, a और b कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है, तो x की वैल्यू उस टाइम 0 होनी चाहिए। तो इस चीज को यूज करके हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। t इक्वल टू 0 का x इक्वल टू 0, तो अगर वैल्यू रख देते हैं इसको, तो 1 अपॉन बी नॉट माइनस एक्स, ln ऑफ बी नॉट माइनस एक्स की जगह 0 अपॉन ए नॉट में ए नॉट माइनस एक्स की जगह 0 इज इक्वल टू के इंटू टी की जगह 0 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट ln ऑफ बी नॉट बाई ए नॉट, और यहाँ 0 हो गया तो यही c के बराबर होगी। इस c को वापस से इस इक्वेशन में लाके अगर रख दिया जाए, इस c की जगह जो वैल्यू निकाले वो अगर वापस से लाके रख देते हैं, तो 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट इंटू ln ऑफ बी नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह ये अभी जो वैल्यू हम लोग डिराइव किए वो लाके यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो अब ये वाला टर्म अगर लेफ्ट साइड ले जाए तो के टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट ln ऑफ बी नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट ln ऑफ बी नॉट बाई ए नॉट। तो यहां से 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट ये कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, बचेगा log a माइनस log b। log a माइनस log b क्या होता है, तो log a बाई b होता है, मतलब ये अपॉन में आएगा पूरा टर्म, तो a नॉट ऊपर चला आएगा, ln ऑफ a नॉट इंटू बी नॉट माइनस एक्स अपॉन बी नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स। तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन t इंटू बी नॉट माइनस ए नॉट ln ऑफ a नॉट इंटू बी नॉट माइनस एक्स अपॉन बी नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन हो गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट हो विथ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, इस पे हालांकि न्यूमेरिकल नहीं आता है, नहीं आना चाहिए, जनरली नहीं आता, आज तक आया भी नहीं है, बट फिर भी सिलेबस में है तो पूछना चाहे तो पूछ ही सकते हैं। अब यहां से आगे हमें एक चीज ये देखनी है, अगर हम लोग एक कंडीशन ले लें कि B का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है B नॉट, वो A के इनिशियल कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, B नॉट इज मच मच ग्रेटर देन A नॉट। अगर ऐसा ले ले हम लोग, तो अगर इस इक्वेशन में देखा जाए B नॉट अगर A नॉट से बहुत ज्यादा है तो B नॉट के कंपैरिजन में A नॉट नेग्लिजिबल हो जाएगा, B नॉट के कंपैरिजन में हम लोग A नॉट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर A नॉट बहुत कम है B नॉट बहुत ज्यादा है, तो A जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि A बहुत कम है B बहुत ज्यादा है, तो A हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो वो अगर पूरा भी रिएक्ट कर ले तो भी जो B है वो बहुत कम रिएक्ट किया होगा, मतलब B जो रिएक्ट कर रहा है X, ये B नॉट के कंपैरिजन बहुत कम हो जाएगा अगर B नॉट बहुत ज्यादा है A नॉट से। तो X की वैल्यू A नॉट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगी, बट X की वैल्यू को हम लोग B नॉट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि X A नॉट के बराबर हो सकता है, लेकिन X कभी भी B नॉट के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही A खत्म होगा वैसे ही रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन फिर आगे नहीं होगी। तो X की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो A नॉट हो सकती है, और A नॉट जब खुद B नॉट से छोटा है तो X तो खुद छोटा हो ही जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि हम लोग B नॉट के कंपैरिजन में A नॉट को तो नेग्लेक्ट करेंगे ही, और B नॉट के कंपैरिजन में X को भी नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि X या तो A नॉट से छोटा है, या अगर अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा तो A नॉट के बराबर हो पाएगा।
तो बी नॉट के कंपैरिजन में ए नॉट नेग्लेक्ट हो गया, बी नॉट के कंपैरिजन में एक्स नेग्लेक्ट हो गया, ये बी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ इक्वेशन क्या बचा, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू बी नॉट ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। या फिर एक तरह से इस बी नॉट को हम लोग अगर इधर ले आए, के बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। के कांस्टेंट है, बी नॉट भी कांस्टेंट ही है, तो के डैश इसको लिख देते हैं, के डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट क्या है, तो ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए नॉट माइनस एक्स क्या है, तो ए का कंसंट्रेशन है टाइम टी पे, मतलब एक तरह से ये सी नॉट बाई सी टी है, एक तरह से ये 1 अपॉन टी ln ऑफ सी नॉट बाई सी टी हो गया, जो कि फर्स्ट ऑर्डर में आता था 1 अपॉन टी ln ऑफ सी नॉट बाई सी टी। मतलब ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन दिख रहा है। अगर हम लोगों ने ये कंडीशन ले ली कि बी नॉट बहुत ज्यादा ए नॉट से, तो ये जो इक्वेशन रिड्यूस होके चला गया है, ये किस ऑर्डर के लिए चला गया है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए था ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का, बट अगर ये कंडीशन हम लोग ले रहे हैं तो ये किस तरीके से बिहेव करने लग रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग रहा है। बस वहां पे रेट कांस्टेंट के की जगह अब क्या हो जा रहा है, के डैश, जहां पे के डैश क्या है, तो के बी नॉट के बराबर है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो होते किसी डिफरेंट ऑर्डर के हैं बट बिहेव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, उनको बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस उसमें करना क्या है, रेट कांस्टेंट के की जगह क्या यूज कर लेना है, के डैश, और के डैश क्या है, तो रेट कांस्टेंट में जो कंसंट्रेशन एक्सेस में है उसको बस मल्टीप्लाई कर देना। एग्जांपल देखते हैं इसका, इसको डिफाइन भी करते हैं हम लोग, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको डिफाइन क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन विच इज ऑफ सम अदर ऑर्डर बट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो किसी डिफरेंट ऑर्डर का है बट फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है, उसको बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका, एक ईस्टर लेते हैं, ईस्टर लिया जाए CH3CO C2H5, इसका वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कहलाएगा ये। इससे बनने वाले प्रोडक्ट तब CH3COH होंगे और C2H5OH होंगे, एक अल्कोहल और एक एसिड। ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमें एक अल्कोहल मिलेगा और एक एसिड मिलेगा, तो वही मिल रहा है यहाँ पे। अगर एक्चुअल में देखा जाए कि इस रिएक्शन का रेट लॉग क्या होता है, एक्चुअल में जो फैक्ट है वो ऐसा होता है, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन इस ईस्टर का इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता है, तो ओवरऑल ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। बट है क्या, वाटर यहाँ पे रिएक्टेंट होने के साथ साथ में वाटर सॉल्वेंट भी है, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो वाटर लार्ज एक्सेस में होगा, और अगर वाटर लार्ज एक्सेस में है तो एक रिएक्टेंट बहुत लार्ज एक्सेस में है एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट। तो अब ऐसे में हम लोग को करना क्या है, इसको कांस्टेंट मानते हुए के में मल्टीप्लाई करके के डैश लिख देना है और ये लिख देना है। मतलब अब ये रेट लॉ किस रेट लॉ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये रिएक्शन अब किस ऑर्डर का हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पे ये के डैश किसके बराबर है, तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा उसके बराबर। तो के डैश इज, अब ये फर्स्ट ऑर्डर का अगर इक्वेशन आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखते थे उसको यूज करेंगे, बस के की जगह क्या यूज करेंगे, तो के डैश इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी, या टी हाफ निकालते थे 0.693 बाई के डैश, के की जगह यहाँ पे आ जाएगा के डैश। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब एक चीज ये तो हो गया सेकेंड ऑर्डर में, एक चीज स्पेशल केस हम लोग को देखना था। अब एक चीज ये है कि हम लोग जितने भी डेरिवेशंस किए हैं सब में हम लोगों ने रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 लेके डेरिवेशन किया है। जितने भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग ने निकाले हैं सब में रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 लेके हम लोगों ने डेरिवेशन किया है। अगर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 ना होके रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कुछ C हो जाए, 1 से डिफरेंट है ये C, तब क्या किया जाएगा, तो कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस एक चीज ध्यान रखना है इसमें। अगर हम लोग यहाँ रेट लॉ लिखें, आर रेट ऑफ रिएक्शन अगर है, तो इसको ए के डिसअपेरेंस के टर्म्स में अगर लिखा जाए -dCA/dt, तो उसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, फिर -1/C
dCA/dt रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ये एकदम स्टार्टिंग में देखा गया था कि किसी भी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपियरेंस को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो माइनस dCA/dt को c से डिवाइड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। और मान लेते हैं ये nth ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी n की कुछ वैल्यू है, तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर n। कोई nth ऑर्डर रिएक्शन है ये। अच्छा, यहाँ N1 भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर के लिए जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, N1 भी हो सकता है। इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इस चीज को मान के चलेंगे। अब क्या है कि C को अगर राइट साइड ले जाए हम लोग, तो माइनस dCA/dt इज इक्वल टू C इंटू K इंटू CA रेज टू द पावर n। या माइनस dCA/dt को हम लोग लिख दे रहे हैं K डैश इंटू CA रेज टू द पावर n, जहां पे K डैश क्या है तो K इंटू C के बराबर है। तो माइनस dCA/dt इज इक्वल टू हो गया K डैश इंटू CA रेज टू द पावर n। अब इसी से आगे हम लोगों ने इंटीग्रेट करके इक्वेशंस निकाले हैं। बस वहां पे K आता था, यहाँ पे क्या आ रहा है, K डैश आ रहा है। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, जिस भी ऑर्डर की बात हो रही है उस ऑर्डर का इक्वेशन लिखिए, बस उसमें K की जगह क्या कर देना है आपको, K डैश। अब आगे हम लोग इंटीग्रेट अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा ही है। उस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको करना क्या है, K की जगह क्या यूज कर लेना, K डैश। और K डैश क्या है तो K इंटू C। C मतलब जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है 1 के अलावा। इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, तो K को बोला जाता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो वहां जो रेट कांस्टेंट आ रहा है उसको बोला जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। जब हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख रहे हैं तब जो कांस्टेंट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए। इसको बोला जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए। के को हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और के डैश को हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए। मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब उसको बोला जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, अब होता क्या है, क्वेश्चन बनाएगा सपोज करिए जिसमें ए का कोफिशिएंट 1 नहीं है, मान लीजिए 2 है, और उस क्वेश्चन में बोला गया रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो वो हमें जो वैल्यू दी गई वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की। हो सकता है उस क्वेश्चन में बोला जाए रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, तो वहां पे हमें के की वैल्यू ना देके के डैश की वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि क्या दिया गया है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया गया है या रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया गया है। अगर कोफिशिएंट 1 है, अगर C की वैल्यू 1 है, तब तो जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है वही रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए है। बट अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तब ये दोनों कांस्टेंट अलग अलग होंगे। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन अलग होगा, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए अलग होगा। तो क्वेश्चन में क्या वैल्यू में दी गई है ये ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है या रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए है, सिंपली ऐसा लिखा है रेट कांस्टेंट इज दिस या कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ऐसा मान लीजिए लिखा गया है जहां पे कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तब, तो अब उसको हम लोग कौन सा रेट कांस्टेंट माने, उसको रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन माने या उसको रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए माने। तो अब ऐसे में हम लोग उसको मानते हैं रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा रेट कांस्टेंट है तो उसको माना जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए, ना कि रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो वो रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए है। जैसे कि एग्जांपल सिंपल सा लिया जाए, 2a से बन रहा है b और k बोला गया रेट कांस्टेंट, अगर एरो के ऊपर लिखा गया है तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है। बोला गया रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, तो 0 ऑर्डर में जो इक्वेशन यूज करते थे वही यूज करेंगे, बट यहाँ कोफिशिएंट हमें 2 दिख रहा है तो k की जगह क्या यूज कर लेंगे, k डैश। मतलब 0 ऑर्डर में ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस kt होता था, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस k डैश इंटू t, जहाँ पे k डैश किसके बराबर है तो k इंटू इसका कोफिशिएंट 2। मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा। सिंपल सा,
ध्यान क्या रखना है, जो इक्वेशन पहले यूज करते थे वही इक्वेशन अब भी यूज करना है, बस के की जगह क्या यूज कर लेना है, के डैश, और के डैश क्या है तो के इंटू कोफिशिएंट। चलिए, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमें जितनी चीजें देखनी थी वो हम लोग ने देख ली हैं। बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर क्वेश्चन में बताया गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं बताया गया है तो पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो कई तरीके होते हैं इसको पता लगाने के, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिससे हम लोग किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकें। क्या क्या तरीके हैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहला तरीका है रेट कांस्टेंट का यूनिट। अच्छा, आप लोग नोट्स निकालें जो आप लोग नोट्स बनाए हैं, और उससे वेरीफाई करते चलें। चीज़ें याद नहीं रहती हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वेरीफाई करते हुए चले तो याद होता हुआ चलेगा। जैसे अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो यूनिट होता था कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये टाइम आप मिनट में ले सकते हैं, आर में ले सकते हैं, उसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि ऐसा कभी देखे नहीं। मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड टाइम इनवर्स, या सेकेंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स, मतलब लीटर पर मोल पर सेकेंड। या nth ऑर्डर के लिए हम लोग लिखे थे कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स। तो अलग अलग ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग होता है। तो रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट दिया हुआ है तो वहां से हम लोग पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। या दूसरा मेथड होता है T75%। T75% का रिलेशन T हाफ से क्या है, इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। जैसे जीरो ऑर्डर में ये रिलेशन होता था T75% इज इक्वल टू 3/2 T हाफ, या फर्स्ट ऑर्डर में होता था T75% इज इक्वल टू 2 T हाफ। ये सब नोट से वेरीफाई करते हुए चलिएगा अगर याद नहीं है तो। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता था T75% इज इक्वल टू 3 T हाफ, या nth ऑर्डर में T75% इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू टी हाफ। तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में T75% का रिलेशन टी हाफ से अलग अलग होता है। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। थर्ड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ्स हम लोग ने जो बनाए थे उसमें अगर देखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए का टाइम के साथ ग्राफ बनाए थे, वो स्ट्रेट लाइन आया था। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आके एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आया था। हाँ, एक ग्राफ वहां स्ट्रेट लाइन आया था जिसमें कंसंट्रेशन और टाइम इन्वॉल्व था, वो था ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, या log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि सेकेंड ऑर्डर में 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन आता है, या nth ऑर्डर में 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 वर्सेस टी, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो अलग अलग ऑर्डर में जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है जिसमें कंसंट्रेशन और टाइम इन्वॉल्व है वो अलग अलग। तो कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें कंसंट्रेशन और टाइम इन्वॉल्व है, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। और ग्राफिकल मेथड में सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है, एक ये जनरल चीज है इसलिए ये बता दिया गया। इस तरीके से कुछ भी बना के आपको दिया जा सकता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। जैसे एग्जांपल अगर ले, जैसे बोला गया dCV/dt का ग्राफ t के साथ ऐसा आ रहा है इस रिएक्शन के लिए, बताइए ऑर्डर क्या है। तो dCV/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम के साथ ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, एक कांस्टेंट है। रेट टाइम के साथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा किस ऑर्डर में होता था, तो जीरो ऑर्डर में होता था। मतलब ये किस ऑर्डर की बात हो रही है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। तो इस तरीके से कोई भी चीज आपको बना के दी जा सकती है जिससे कि आप ये पता लगा पाए कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट मेथड की अगर बात करें, बोला जाता है हाफ लाइफ मेथड एक होता है। हम लोग देखे हैं nth ऑर्डर में कि
हाफ लाइफ किसी रिएक्शन का प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 या c नॉट रेज टू द पावर n-1। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ। अगर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करे तो रिएक्शन डायरेक्टली किस ऑर्डर का हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, बाकी सारे ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जीरो ऑर्डर में क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर बोला गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ डबल हो गया, तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी हाफ सी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सी नॉट को डबल करने से टी हाफ भी डबल हो रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस ऑर्डर में होता है? तो जीरो ऑर्डर में। तो वहां से डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जीरो ऑर्डर। या बोला गया इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ आधा हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ आधा हो गया। तो डबल कर रहे हैं कोई चीज और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? वो दूसरी चीज को आधा कर दे रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो दोनों चीज। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/c0। और ऐसा किस ऑर्डर में होता है? तो ऐसा सेकंड ऑर्डर में होता था। तो वहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। ये तो कुछ चीजें हैं, अगर डायरेक्टली समझ में आ जा रहा है तो डायरेक्टली बता देंगे। अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज दे दी गई हैं, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? मानते हैं कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट 1 है तो हाफ लाइफ टी हाफ 1 है। जब सी नॉट 1 है तो हाफ लाइफ टी हाफ 1 है। हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करके सी नॉट 2 कर दिया तो हाफ लाइफ चेंज हो गया, टी हाफ 2 हो गया। अगर ये टी हाफ 1 टी हाफ 2 सेम है तब तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करने से हाफ लाइफ चेंज नहीं हुआ, तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। बट अगर ये दोनों डिफरेंट है तो रिएक्शन किसी डिफरेंट ऑर्डर का होगा। तो किस ऑर्डर का होगा? तो मान लेते हैं nth ऑर्डर है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टी हाफ 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नॉट 1 रेज टू द पावर n-1, क्योंकि जब हाफ लाइफ टी हाफ 1 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट 1 था। इसी तरीके से यहां से लिखा जा सकता है टी हाफ 2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नॉट 2 रेज टू द पावर n-1। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम लोग तो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू, ये सी नॉट 2 ऊपर चला जाएगा, सी नॉट 2 बाई सी नॉट 1 होल रेज टू द पावर n-1। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। अगर ऑर्डर पता करना है तो n की वैल्यू चाहिए। तो n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ नेचुरल लॉग n, ln ऑफ टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू ln ऑफ सी नॉट 2 बाई सी नॉट 1। और ये पावर में जो है क्वांटिटी ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ln में पावर बाहर आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है ये। हमें n निकालना है तो इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में भेज कर डिवाइड कर देते हैं। तो इस n-1 की वैल्यू हो जाएगी n-1 इज इक्वल टू ln ऑफ टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, ln ऑफ टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ सी नॉट 2 बाई सी नॉट 1। इस 1 को लाके इधर प्लस कर दे तो n की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले को याद भी रखना है, n इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ सी नॉट 2 बाई सी नॉट 1। 1 प्लस ln ऑफ टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ सी नॉट 2 बाई सी नॉट 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2/1 है, उल्टा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमें दो अलग अलग हाफ लाइफ पता हो तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ सी नॉट 2 बाई सी नॉट 1। चलिए, तो ये फोर्थ मेथड था। अब एक फिफ्थ मेथड देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है? जैसे ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, इसका रेट लॉ कुछ मान लेते हैं r इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर x बी टू द पावर y। इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमें पता करना है तो हमें इस x और y की वैल्यू पता करनी है। x और y पता चल जाएगा तो ऑर्डर पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें हम लोग ए और बी के कंसंट्रेशन को वैरी कराते हैं और इनिशियल रेट कितना है रिएक्शन का ये मेजर करते हैं। जैसे सपोज करिए एक एक्सपेरिमेंट हमने कराया जिसमें ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 था, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 था, और ऐसे में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट होकर आया वो आया 2 इंटू 10⁻⁻²। ये यूनिट्स है। हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कराया जिसमें ए का कंसंट्रेशन हमने 0.1 रखा, बी का 0.2 रखा,
और यहाँ पे रेट मेजर किया तो आया 4 × 10⁻²। एक तीसरे एक्सपेरिमेंट में ए को हमने 0.2 रखा, बी को हमने 0.1 रखा, तो यहाँ पे इनिशियल रेट आया 8 × 10⁻²। तो अब करना क्या है, हम लोग रेट लो ऐसा लिख रहे हैं, R = K × A⁴x × B⁴y। अगर फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखें तो ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल। तो बी का कंसंट्रेशन हो गया डबल, 2 टाइम्स हो गया, तो रेट चेंज होकर मान लेते हैं अब R' हो गया। तो इस 2⁻y को बाहर ला के अगर लिख दें तो ये 2⁻y × K × A⁴x B⁴y हो जाएगा, और इसी को हम लोगों ने R लिखा था। मतलब R' क्या है, तो R का 2⁻y टाइम्स, मतलब जो नया रेट है वो पुराने रेट का 2⁻y टाइम्स हो गया है। और इस वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं कि नया रेट पुराने रेट का हमें डबल दिख रहा है, नया रेट पुराने रेट का डबल, और यहां से हमारे अकॉर्डिंग कितना टाइम्स, 2⁻y टाइम्स, मतलब ये 2⁻y टाइम्स 2 टाइम्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि रेट 2 टाइम्स हो गया है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना टाइम्स होना चाहिए, तो 2⁻y टाइम्स, तो 2⁻y = 2, मतलब y = 1, सिंपल सा। या इसी तरह फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में अगर देखें तो b कांस्टेंट है, a डबल हो रहा है। अगर a डबल होगा तो ठीक उसी तरीके से जैसे अभी देखे, a के डबल होने से रेट जो नया है वो पुराने का कितना टाइम्स होना चाहिए, तो 2⁻x टाइम्स, नया रेट पुराने रेट का 2⁻x टाइम्स होना चाहिए। मतलब ये 2⁻x = क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रेट 4 टाइम्स हो गया है। फर्स्ट और थर्ड की कंपैरिजन की बात हो रही है, 2 से 8 हो गया, मतलब कितना टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स, और हमारे अकॉर्डिंग कितना टाइम्स होना चाहिए, 2⁻x टाइम्स, मतलब इस x की वैल्यू क्या होगी, तो 2 हो, 2⁻x = 4, मतलब x की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर पता लगाते हैं। ऐसे में क्वेश्चन बनाया जाता है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताइए, या बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताइए, या रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए। तो करना क्या है, आपको कोई भी एक डाटा ले लीजिए, जैसे पहला वाला डाटा ले लीजिए, आर की वैल्यू पता चल गई हमें, कंसंट्रेशन ऑफ ए पता चल गया हमें, कंसंट्रेशन ऑफ बी पता चल गया हमें, एक्स और वाई आपने निकाल लिया, तो ये सारी वैल्यूज पता है, तो के हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन के कैलकुलेट करने के लिए इसमें आगे बनाया जाता है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे वेरी कर रहा है, और उसके हेल्प से पता लगाते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। एक लास्ट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें हमें अलग अलग टाइम पे एक एक कंसंट्रेशन की वैल्यू बता दी गई। तो अलग अलग टाइम पे अगर ए का कंसंट्रेशन बता दिया गया है, तो इसमें अब हम लोग के पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम पता लगा पाए कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग मान लेंगे कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पता नहीं है कि नहीं, मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर के इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। जीरो ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता था, तो Ct = C0 - Kt, T = 0 पे जो कंसंट्रेशन दिया ये C0 हो गया। इसको आप ले लीजिए टाइम, और इसको ले लीजिए Ct, 1.8 हो गया Ct और 20 हो गया टाइम। तो यहाँ से K की एक वैल्यू आएगी, उसको बोल दीजिए K1। फिर क्या कर रही है, इसको ले लीजिए टाइम, 40 को लीजिए टाइम, और इसको ले लीजिए Ct 1.6 को। Ct पता चल गया, C0 2 है ही, T इस बार हो गया 40, तो यहाँ से K की एक और वैल्यू आएगी, उसको बोलिए K2। अगर K1 और K2 सेम आ गया तो इसका मतलब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अगर K1 और K2 डिफरेंट आ गए तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर के इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तब फिर क्या करेंगे, तो अब मानेंगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में भी इसी तरीके से फिर इसको C0, इसको Ct और इसको T लेके K1 निकालेंगे, इसको C0, इसको Ct और इसको T लेके K2 निकालेंगे। अगर K1 K2 फर्स्ट ऑर्डर में सेम आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन यूज करेंगे, K = 2.303/T log of C0/Ct। वहां से अगर K1 K2 सेम आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर वहां से भी सेम नहीं आया तब फिर सेकंड ऑर्डर मानेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए वेरीफाई करके K1 K2 निकालेंगे। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल इसमें चलता रहता है।
हाँ, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तब फिर पता लगाना थोड़ा आसान होता है। एक्चुअली जीरो ऑर्डर में क्या है, x इज इक्वल टू होता था kt, मतलब x t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वहां पे यूनिटरी मेथड लगेगा। यूनिटरी मेथड मतलब क्या, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करना चाहिए। अगर t सेम है तो x भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए टाइम कितना लगा रिएक्ट करने में, 20 में रिएक्ट कितना किया, 0.2। तो अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो अगले 20 में भी 0.2 ही रिएक्ट करना चाहिए। देखिए क्या ऐसा है, तो अगले 20 में फिर से कितना रिएक्ट किया, 0.2। तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो जीरो ऑर्डर है तब फिर इस डाटा से हम लोग डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। तो अगर इस तरीके का डाटा आपको किसी क्वेश्चन में दिया जाता है तो सबसे पहले आप देखिए कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप ये वेरीफाई कर लिए कि इक्वल में इक्वल रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर। अगर इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट नहीं कर रहा है तब फिर आप आइए फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर का K1 K2 निकाल के देखिए सेम आया या नहीं आया। अगर आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर बता देंगे, नहीं आया तो फिर सेकंड ऑर्डर के लिए वेरीफाई करेंगे। थोड़ा लंबा है ये मेथड, थोड़ा टाइम टेकिंग है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, या अगर आते हैं तो डाटा इस तरीके से लिया जाता है कि आप डाटा को देखते हुए ही बता देंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो ये तरीके हैं ऑर्डर निकालने के किसी रिएक्शन के। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन बना जाएगा, इस कुछ क्वेश्चन बना दिया जाएगा, बोला जाएगा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बताइए। तो क्वेश्चन असाइनमेंट्स में है, करिएगा इनको सॉल्व।